हम आज पंडित गोपी कृष्ण भट्ट जी, सेवानिवृत्त शिक्षक, जिनकी उम्र 92 वर्ष की हो चुकी है, उनके साथ शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न यह है कि आज के शिक्षा जगत में विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति का पूर्णतया अभाव हो चुका है। एक तो विद्यार्थी कॉलेज में बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं वे भी कॉलेज के बाहर गार्डन वगैरह में बैठे रहते हैं, क्लास में नहीं आते हैं और लाइब्रेरी में कभी नहीं जाते हैं, पुस्तकें नहीं खरीदते हैं। ऐसे विद्यार्थियों में सीखने की प्रवृत्ति को कैसे विकसित किया जाए? मेरे हिसाब से स्वाध्याय केंद्र, अध्ययन केंद्र जो शुरू में आए थे, सोडानी साहब आए थे, उनका ये प्रबल इच्छा थी कि पुस्तकों के पुराने पुस्तकें, पुराने अखबार कोई भी हो, टेबल पर 5-10 होंगे, पढ़ी रहेंगी, तो बच्चा पुस्तक पढ़ेगा, नोट्स पढ़ेगा, 4 लाइनें पढ़ेगा। इस तरह से उसका शौक बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। आपके कॉलेज में, गर्ल्स महाविद्यालय में 2-3 स्थानों पर जहाँ से विद्यार्थियों का आना जाना ज़्यादा होता है, वहाँ छोटी साइज की बुकलेट, प्रेरणा देने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र, खिलाड़ियों के जीवन चरित्र या महापुरुषों के जो भी हो, थोड़ी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं, 5-10 मिनट में पढ़ ले, जैसे नाश्ता होता है, इस तरह से वो एक नज़र कर ले। आज ही शुरू करेगा तो कल वो ज़्यादा पढ़ने का ज़्यादा समय लेगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज के जमाने में 92 वर्ष की उम्र तक आप लगातार स्वाध्याय के प्रति इतना जो सक्रिय है, उसका राज क्या है? हमको निरंतर प्रेरणा मिली है। कल जो इन्फोसिस के जो क्या नाम है, नारायण मूर्ति, हाँ, नारायण मूर्ति ने टीवी में बोला था कि भारत के युवक को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए। और तीसरा, जो अमेरिका में भी नया ट्रेंड आया है, एलन मस्क और रामास्वामी जो इफिशिएंसी डिपार्टमेंट के हैं, वो 80 घंटे, सप्ताह के 80 घंटे वो ढूंढ रहे हैं कि अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले लोग हमारे पास आवें, आपको मन चाही सैलरी देंगे। इसके अलावा प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, आदमी को प्रवृत्ति रहने से कुछ न कुछ काम करते रहो, भले आपसे संबंधित काम है कि नहीं है, कुछ न कुछ काम करने की प्रवृत्ति। जैसे मैंने वो एक व्रत व्यवहार वाला एक शुरू किया है, 4 लाइनें लिखता हूँ, ज़्यादा लिख पाता नहीं हूँ, पर एक मेरा एक विचार है। आश्चर्य की बात है कि 92 वर्ष की अवस्था में भी सर आज की सारी गतिविधियों से, सारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। नारायण मूर्ति जी ने, इन्फोसिस के संस्थापक, 70 घंटे प्रति सप्ताह युवाओं को काम करने की जो नसीहत दी, वो भी सर को मालूम है। एलन मस्क ने सारे बुद्धिजीवियों को नई नई योजनाओं के लिए अपने पास स्थान देने की बात की, उसकी योजना बना रहे हैं, वो भी सर को मालूम है। लेकिन बांसवाड़ा की युवा पीढ़ी
इन सारे विचारों से नहीं तो ये एलन मस्क के बारे में जानते हैं, नहीं हाँ, नारायण मूर्ति के बारे में। तो इनके बारे में ये जो प्रवृत्ति है कि छोटी छोटी पुस्तकों रख करके मैं जब अकादमिक प्रभारी था उस समय सोडानी साहब विसी थे और उन्होंने भी इस बात पर कही पढ़ने की प्रवृत्ति बांसवाड़ा में कैसे विकसित हो। तो मैंने मुझसे उन्होंने अकादमिक प्रभारी के रूप में सलाह मांगी। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर एक ऐसा क्लास होना चाहिए जो बच्चों के विषय पर एड्रेस किया जाए, बच्चों की जिज्ञासाओं पर। तो वो क्लास कॉलेज में शुरू हुई जीजीटीयू में और वो क्लासेज लगातार चली, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने इस दिशा में विशेष प्रयास किया था। एक अंतिम प्रश्न सर कि इस लंबी उम्र तक पहुंचने के लिए आप अन्न पर कितना ध्यान देते हैं और अन्य प्रकार की गतिविधियों पर कितना ध्यान देते हैं? देखिए साहब, तो शारीरिक स्वाभाविक प्रक्रिया है वो तो करनी है, उसमें तो टाइम जो लगता ही है। कुछ बहुत सीमित अर्थागम जैसे जन्माक्षर का काम करते हैं, मूर्ति निकालने का काम करते हैं, उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं। पर आ गया गतागतम यौवन मानयन्ति अर्थो नराणाम प्रतिरंगनानाम गतागतम यौवन मानयन्ति। एक अपने स्वास्थ्य पर, अपने परमात्मा पर विश्वास करना, परमात्मा के लिए थोड़ा समय निकालना। पूजा मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठ के करता हूँ, और मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ। अभी इनको हैंड ओवर नहीं किया है मैंने, मैं खुद ही करता हूँ। सारी पूजा घंटा 1.5 घंटा लगता है, कुछ पाठ है उसके करता हूँ। रात को भी समय करता हूँ। सुबह 5 बजे हाथ मुँह धो करके, नहाना धोना नहीं होता है, हाथ मुँह धो करके बराबर विधिवत में प्रार्थना करता हूँ। मेरी आर्थिक प्रवृत्ति के लिए प्रभावित नहीं करता हूँ मैं, इसे कोई नहीं। दूसरा मेरा सोच कि भाई कुछ सत्कर्म, 2 पैसा अपना जो जीविका से आ रहा है उसको भी थोड़े त्याग करना, थोड़ा उसके लिए दूसरी जगह पे 2 पैसा देना। बागर सेवा संस्थान है, गौशाला है, हमने 2 चिड़ियाओं के स्टैंड बनवाए हैं मैंने 10 साल से। उसमें नियमित मक्का कबूतरों के लिए मैं खुद डालने के लिए जाता हूँ। इस बहाने मेरा इतना घूमना हो जाएगा। नई पीढ़ी को पंडित गोपी कृष्ण भट्ट का संदेश दिया है कि जीवन एक कोरा कागज की तरह मिलता है, उसमें रंग भरना आपका उत्तरदायित्व है। तो सर आज भी जन्म कुंडली या पंचांग वगैरह देख कर करके कुछ पैसा अर्जन कर लेते हैं और उस पैसे को वे फिर विभिन्न परोपकारी कामों में दान भी देते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय पर्व जो लुप्त होते जा रहे हैं, सर को उसकी चिंता है। तो उस स्थानीय पर्व की महिमा को फिर से उजागर करने के लिए सर कुछ राइटिंग कर रहे हैं। मैं नई पीढ़ी को यह कहना चाह रहा हूं कि आपको, आपकी अवस्था कोई भी हो, आपकी कोई विशेष योजना हो, तो अवस्था आपकी सार्थक हो सकती है। आज के जमाने में 92 वर्ष की अवस्था में इतना स्वाध्यायशील होना, इतना स्वस्थ होना बिरले ही देखने को मिलता है। लेकिन अभी सर लंदन में एक प्रयोग चल रहा है, वहां एक पोएम पैथी शुरू हुई। एलोपैथी का नाम हमने सुना है, होम्योपैथी का नाम सुना है, लेकिन पोएम पैथी, एक पोएम फार्मेसी खोली गई है जहां पर आकर के लोग
अपनी कविताएं सुनाते हैं, हाँ सुनाते हैं बुजुर्गों लोग, लेकिन उसके साथ युवा भी जुड़ गए और बाहर से भी लोग आने लगे। तो ये बोला जा रहा था कि यह प्रयोग अभिनव प्रयोग है, लेकिन मैंने देखा कि यह अभिनव प्रयोग भारतीय संस्कृति में बहुत पहले हमारे ऋषियों ने किया था। वेद क्या है? वे वेद कविताएं हैं। हमारी संस्कृति ने दो शब्द दिए हैं कवि के लिए, एक है कवि और दूसरा है ऋषि। किसी के पास अच्छे शब्द हो सकते हैं और अच्छे शब्द वाले कवि बन जाते हैं, लेकिन ऋषि वह है जिसके पास अच्छे शब्द होने के साथ अच्छा जीवन भी है। तो कभी भी कविताएं जो हैं, अधिकतर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आप अधिकतर समय अधिक कविताओं का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कि कविता तुम्हारे हृदय में सीधे पहुंच जाती है, इसीलिए वेद गीत हैं, कविता है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है गद्यम कविनाम निक्षम बदन, गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य विचारात्मक होता है, लेकिन कविता बच्चों को भी जब हम लोग सिखाते हैं, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट। मुझे याद आया अभी सूर्य षष्ठी मनाई गई बिहार में। सूर्य षष्ठी, हाँ, छठ जिसको कहते हैं। हाँ, छठ डाला छठ बोलते हैं और आपके छठ पूजा होती है। हाँ। तो उसकी जो गायिका थी शारदा सिन्हा जी, वो शांत हो गई, उस दिन शांत हो गई। उसी दिन शांत। हाँ। उसकी जिबरी सारी मैंने पढ़ी। वो हर प्रसंग पर उसने कविताएं, अपने स्थानीय गीत, लोकगीत, स्थानीय भाषा में इतनी छा गई, इतनी छा गई कि आदमी सुनते सुनते दिन 24 घंटे भी हो जाए तो कम उसको उसका सारा मैंने जीवन पढ़ा। उनको पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, और उसके लिए कई सम्मान मिले उसको। उसकी कितनी ताकत होगी इसकी कविता में। लोग खड़े रह जाते थे हर प्रसंग पर। वो स्वयं उपस्थित होकर के अपने बनाए हुए गाने को गा करके उत्साह को इतना शानदार। क्या नाम था कविता? शारदा सिन्हा जी। हाँ, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी। हाँ, शारदा सिन्हा। तो मुझसे बच्चे जो पूछते हैं कि सर कविता क्या है? कविता पर मैंने एक कविता लिखी थी सर, आपको सुनाऊं। कविता दिल की नर्म और नाजुक गहराई है, बिस्मिल्लाह के लफ्ज से सटी हुई सहनाई है। कविता दिल की नर्म और नाजुक गहराई है, बीच सहरा में हरी भरी अमराई है, जीवन धारा में उठी हुई पल भर की तरुणाई है। कविता दिल की नर्म व नाजुक गहराई है, कड़ी दोपहर में घनेरे मेघों की शीतल परछाई है, शाम के वक्त ढलते सूरज की स्निग्ध अरुणाई है। कविता दिल की नर्म और नाजुक गहराई है, रात के वक्त मिलन के लिए चांद की हौसला अफजाई है। कविता दिल की नर्म और नाजुक गहराई है। अंतिम दो लाइन है, अजान को अल्लाह तक पहुंचाने की रसाई है। अजान को अल्लाह तक पहुंचाने की रसाई है, भंवर में पड़े हुए जीवों की रहनुमाई है। कविता दिल की नर्म और नाजुक गहराई है। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। संसार से कविता निकल जाएगी या कविता की कीमत नहीं करेंगे, उसमें कोई जीवन में कोई रस नहीं रहेगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम और रस के ऐसे कवित्व निवेदन श्री श्री महालिक महालिक महालिक। कल मैंने 2 मिनट कल मैंने एक प्रसंग पढ़ा था। अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बना है, तो विवाह उत्सव की तैयारी 6 दिसंबर को हो रही है। अयोध्या में बारात जनकपुर में ले जाने, नेपाल के जनकपुर में ले जाने की 6 दिसंबर की शादी है भगवान राम की। तो दस्तूर करने के लिए जो छोटा संस्कार होता है, नेपाल से 500 लोग, कितने लोग? 500 लोग, 500 लोग, 400 गाड़ियां,
और भगवान को उपहार देने के लिए कई आभूषण, हाँ। कई चांदी के बर्तन, कई फल फूल, कई कपड़े। वो 2 दिन पहले हुआ सब समारोह अयोध्या में हुआ। उसके बाद अब बारात लेकर के जनकपुर जाएंगे सभी लोग। इनको समझाया कि ये भी आखिर इतना बड़ा मंदिर बनता है तो आदमी नर से नारायण बन गया, नर से नारायण बन गया। यह कितने गर्व और गौरव की बात है कि 92 वर्ष की अवस्था में भी आज जो भी राम मंदिर में राम भगवान की शादी 6 दिसंबर को होने जा रही है, उसके भी गतिविधियों की जानकारी सर को है। और आप सर स्वस्थ रहें और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपकी पुस्तक है यहाँ पर।